पूरे मुल्क में शरीयत कानून को लेकर सड़क पर जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में एजाज झारखंड के चुनावी नतीजों पर भी आज सबकी नजरें हैं। बस आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती दरअसल 8 बजे से शुरू हो चुकी है। झारखंड के लिए 81 सीटों पर इंतखाब हुआ था। फैसला होना है कि रघुवर सरकार का ही राज रहेगा या जनता किसी और को चुनेगी। लेकिन मुल्क के लिहाज से आज के चुनावी नतीजे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि शरीयत कानून नाफिज होने के बाद ये पहला इंतखाब है जिस पर कोई रियासत मैंडेट देने जा रहा है। दोपहर 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि झारखंड में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार रिपीट करेगी या फिर महाराष्ट्र की तरफ से यहां भी महागठबंधन उसका विजय रथ रोक लेगा। जी सलाम पर झारखंड के सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजों के साथ हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए। तो आज 81 सीटों के लिए जो 5 फेज में वोटिंग हुई थी उस पर रुझान आना जो है वो शुरू हो चुका है और शुरुआती दौर जो दिखा रहा है, जो शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं उसके मुताबिक लग यही रहा है कि जो गठबंधन है वो बढ़त बना रहा है। हालांकि जो अब तक की टैली है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 14 सीटों पर है। अगर बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो 18 सीटों पर वो पीछे चल रही है। आरजेडी फिलहाल अभी खाता अपना खोल रही है, 1 सीट पर वो बढ़त बना रही है। और अब बात अगर आजसू की करें तो 8 सीटों के साथ वो आरजेडी को पीछे करती है। साथ ही साथ जेवीएम की बात करें तो 3 सीटें और दीगर को यानी कि अदर्स को 2 सीटें यहां पर दी जा रही हैं। फैसला आज बेहद खास होने वाला है क्योंकि रघुवर दास की भी आज जो इम्तिहान की घड़ी है कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के वादे किए गए थे उन पर कितना काम हुआ है उसका नतीजा आज सामने आ जाएगा। और स्टूडियो से ही हमारे साथ तो झारखंड की 81 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। 41 का जो आंकड़ा है वो पार करना है। भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 14 सीटों पर आगे चल रही है। दरअसल कांग्रेस 14 सीटों पर है, जेएमएम 18 पर है, आरजेडी 1 सीट पर फिलहाल अभी खाता ही उसने अपना खोला है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, वक्त लगेगा आने में, लेकिन जिस तरह से गठबंधन हुआ है जेएमएम का, नेशनल कांग्रेस का और आरजेडी का, देखना यह होगा कि यह गठबंधन जो है वो कितना भारी पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि हम देख रहे हैं कि 35 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। और साथ ही साथ बात करें गठबंधन की, जो गठबंधन हुआ है जेएमएम का, नेशनल कांग्रेस का, आरजेडी का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पीछे है। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी स्टूडियो में खास मौजूद हैं। अनिल गर्ग साहब हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो हमें पल पल का अपडेट बताएंगे और गहराई से हम टटोलने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हालात हैं। और मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी साहब भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भी इनका भी रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहता है झारखंड का ये चुनाव। शुरुआत करूंगा अनिल गर्ग साहब से, क्या कुछ लग रहा है, क्या एक बार फिर से अपनी साख बचा पाएंगे रघुवर दास? देखिए, जैसे शुरुआती रुझान है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इनको रिजल्ट कहना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये दिख रहा है कि बीजेपी अभी इस बार अकेले ही मैदान में थी। इस बार उसका साथ आजसू के साथ भी उसका गठबंधन नहीं था, लेकिन अभी भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गठबंधन के सामने दिख रही है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि गठबंधन जो है 33 सीटों पर है, कांग्रेस 14, जेएमएम 18 और आरजेडी 1 और अकेली बीजेपी 35 पर, यानी ये मुकाबला करीबन करीबन बराबर का चल रहा है। और अगर यही परिणाम में बदल जाता है तो जैसे मैं आपको एक बयान ध्यान दिलाना चाहता हूं, अमित शाह जी ने बहुत पहले चुनाव के दौरान ही कहा था कि आजसू हमारे साथ थी और चुनाव के बाद फिर साथ आएगी। अगर ऐसे साथ आएगी तो फिर ये अपनी दोनों मिला के मेजोरिटी साबित कर सकते हैं। और हो सकता है, मुझे पहले बीच में चुनाव के दौरान में बीच में भी आया था आपके पास, तो मैंने बताया था कि पिछले 19 साल में वहाँ स्थायित्व का सबसे बड़ा सवाल रहा है, सरकार के स्थायित्व का, और वो सरकार का स्थायित्व रघुवर दास ने इस बार दिया है। पहली बार एक मुख्यमंत्री ने पूरा फुल टर्म अपना 5 साल के पास किया है। जब सरकार स्थायित्व ले लेती है तब फिर वहाँ विकास की बात शुरू होती है, नहीं तो सरकार बनाने में ही सब लोगों की एनर्जी लगती है। हमने देखा था जब चुनाव की कैंपेनिंग हो रही थी तो रघुवर दास जो कि सीएम है, उन्होंने घर घर रघुवर का एक नारा दिया था
क्या लग रहा है, ये नारा सच होता दिखाई देगा? हाँ, नहीं, जैसे शुरुआती रुझान है उस पर ऐसा लग रहा है कि झारखंड की जनता ने बीजेपी को, रघुवर दास को, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है। यानी अगर पीछे हम लोकसभा के चुनाव के देखें तो 14 में से 12 सीट एनडीए ने जीती थी, तो वो भी उसको भी ऐसे सामने रख के देखा जाए तो ये मान के चलते हैं कि झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य की रघुवर दास सरकार हो। और पार्टी ने भी बहुत क्लियर कर दिया था कि रघुवर दास ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाले हैं। और 5 साल जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है, अगर छोटी मोटी विपक्षी पार्टी में बात छोड़ दे तो कोई बहुत कंट्रोवर्शियल बात वहां पे हुई नहीं, और स्थायित्व के साथ सरकार चली, क्योंकि बीजेपी वहां पे जब 6 झारखंड विकास मोर्चा के जो 6 विधायक उनके साथ टूट के आ गए थे तो अकेली उनके पास मेजोरिटी थी, और आज से उनके साथ था, तो मेजोरिटी की कहीं वहां प्रॉब्लम थी नहीं। और इसलिए सरकार ने जितना भी संभव हो सकता था उन्होंने अपना जो भी उनका एजेंडा था विकास का उन्होंने किया। तो लगता है जनता ने इस पर दोबारा मोहर लगाने जा रही है। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। परविंदर सिंह साहब, जानना ये चाहेंगे 5 फेज में ये चुनाव हुआ था और क्या कुछ मुद्दे रहे थे जिनके ऊपर रघुवर सरकार या फिर कहें विपक्ष वोट मांग रहा था? देखिए, जो वहाँ की जो एक क्षेत्रीय स्थिति होती है और जो नेशनल स्थिति होती है, जो उसके मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जो झारखंड है उसके मुद्दे बिल्कुल अलग तरह से हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ट्राइबल जो नक्सल की, एक उग्रवाद की भी बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे रघुवर प्रसाद जी का जो 5 साल का टेन्योर रहा है और बीजेपी का जो पूरे देश के अंदर एक तरह से वेव आई थी, उसके अंदर झारखंड के अंदर भी सरकार बनी पहली बार। और बीजेपी का जो प्लस पॉइंट ये है कि उनका जनाधार और उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो प्लानिंग है और जो उनका वर्कर नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया है। और जो वो अपने आप को, अपनी पार्टी को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे उनकी पूरी सी स्कीम्स होती हैं, जैसे सुकन्या स्कीम हो गई, जल की स्कीम हो गई, वो ग्राउंड लेवल पे कितनी हो पाती हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका जो उसको पूरी तरह से जो प्रचार किया जाता है हमने देखी वो एक बहुत साहब ने चलाई थी, वो लेकिन एक प्लस पॉइंट है। जमीनी हकीकत क्या था, जमीन पर उनको कितना लागू किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि झारखंड में कई ऐसी बातें सामने आई थी जहां पर भूख तक से लोग अब भी मर रहे हैं। हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन क्या है ये सब? क्या आदमी भूख से मर रहा है और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं? जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि जो नेशनल मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या राम मंदिर से क्या लेना है, या 370 का नहीं, देखिए वहां पे जितनी भी 11 सभाएं हुई हैं, अमित शाह जी ने की, जिन्होंने भी की, वो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड रिक्वायरमेंट है, जो वहां का आम आदमी है, जो नक्सल है, जो ट्राइबल है, वो ट्राइबल बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। और उनको ये और रघुवर प्रसाद जी का जो वहां पे एक तरह से सामने आया है कि एक थोड़ा एरोगेंस है, और वहां पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बीजेपी की इंटरनल जो काफी नाराजगी रही है। और ये कई सारी बातें हैं जो वहां पे उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं। और जेएमएम जो है वहां पे जो शिबू सोरेन जी हैं, उनको एक गुरुजी का दर्जा, उनका एक बहुत मान सम्मान है। हेमंत जो सौरभ हैं, उनकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वे में आई है। जितने भी सर्वे आए हैं वो, ये तो बहुत शुरुआती दौर है, इसके अंदर कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या होगा। और जो 2 आखिरी चरण के चुनाव है उसके अंदर जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का जो एक पूरी तरह से विद्रोह था, उसका भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अनिल गर्ग साहब, सीएए जब राज्यसभा में, लोकसभा में पेश किया जा रहा था, उसके बाद हमने देखा कि हंगामा भी हुआ, उस दौरान वोटिंग भी हो रही थी। क्या इस पर फर्क पड़ेगा इस झारखंड के चुनाव? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब भी दोबारा दोहराता हूं, जो केंद्रीय मुद्दे हैं, केंद्रीय मुद्दों का बहुत ज्यादा असर स्थानीय मुद्दों पर नहीं पड़ता। जब राज्य के चुनाव होते हैं तो राज्य की जो जनता है वो जो वोटिंग करती है वो राज्य के मुद्दों को ध्यान में करती है। हाँ, ये जरूर बात है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी, तो राष्ट्र में उनका कैसा रोल रहता है वो तो बात सामने रखती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का मान लो 370 पे क्या रुख रहा, राम मंदिर पे क्या रुख रहा,
रहा, सीए पे क्या रुक रहा, या अन्य विकास की योजनाएं, जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे, अन्य विकास की योजनाएं केंद्र में कौन कौन सी बनाई, उनमें से राज्य सरकार ने कौन कौन सी इंप्लीमेंट की, तो उनका विचार तो उनके पास रहता है, लेकिन उनका विचार का राज्य में कितना असर पड़ता है उनको ही ध्यान में रखती है। केंद्र में कोई क्या कर रहा है इससे ज्यादा सरोकार नहीं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ही की बात में विरोधाभास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि जब तशहीर की जा रही थी, प्रचार किया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां करी, अमित शाह ने रैलियां करी, जेपी नड्डा वहां पहुंचे, प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, आखिर उनको पहुंचने की फिर क्या जरूरत पड़ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं, जमीन पर इतनी मजबूत थी। मैंने आपसे क्या कहा, जो केंद्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रही हैं, उनकी विचारधारा क्या है, और जो प्रमुख मुद्दे हैं राष्ट्रीय। मोदी झारखंड की जमीन पर जाकर राम मंदिर की बात हाँ, मैं वही कह रहा हूं, वहां पर उसका क्या मतलब? नहीं, मतलब बनता है ना कि आप जमीनी मुद्दे क्या हैं? मैं आपको यही बता रहा था, दोनों चीजों का समावेश रहता है। जो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भी उन मुद्दों पे क्या विचार रखती है उसका बड़ा महत्व नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी जब जाती है तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर उनका विचार क्या, तो जनता को पता लगता है इस पार्टी की विचारधारा ये है, इन प्रमुख मुद्दों पर इस पार्टी का विचार ये है। जैसे भी आप बात कर रहे थे, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, कार्यवाही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, ये जब जाते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी पार्टी का विचार क्या है, ये बात वो मुख्य रूप से कहते हैं। वो स्थानीय बात भी करते हैं, वो स्थानीय बात करने के लिए स्थानीय नेता होते ही हैं, लेकिन जब केंद्रीय नेता को जाते हैं तो केंद्र स्तर पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर उनका क्या विचार है ये सब बताते हैं। तो राम मंदिर पर उनका क्या विचार था उन्होंने बताया, धारा 370 पर उन्होंने क्या किया था उस पर बताया, ट्रिपल तलाक पे भी उन्होंने बताया, मतलब एनएनए पे, सीए पे भी बताया। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों की बात राष्ट्रीय नेतृत्व करता है और राज्य सरकार के मुद्दों की बात राज्य नेतृत्व करता है। जिनके पास है ही सिर्फ राज्य नेतृत्व, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे फिर मुखर नहीं हो पाते, इसलिए वो उस पर चुप रहते हैं, वो सिर्फ राष्ट्र। लेकिन मेरा ये कहना है, जनता इन सारी बातों को सामने रखकर किस पार्टी क्या विचारधारा है और राज्य में विकास में किसका क्या भूमिका रहेगी उसको रख के ही ध्यान में वोट करती है, वो सिर्फ केंद्रीय मुद्दों को रख के ध्यान में वोट नहीं करती है। तो एक बार फिर से टैली की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अभी तक रुझानों में निकल रही है। उसके बाद जो गठबंधन है वो 33 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पीछे है। आजसू 8 सीटों पर है, जेवीएम 3 सीटों पर है और बाकी 2 सीटों पर पीछे चल रहे हैं। मजेदार बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार 0 रहा था, इस बार वो 3 सीटों पर आ रहा था, कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। यानी कि जेवीएम और जो हमने देखा था गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, अब अलग होके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियों को नुकसान भी हो सकता है? कौन कौन सी पार्टियां अलग हुई? जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने और जेवीएम ने। भारतीय जनता पार्टी आजसू के साथ पिछली बार सरकार में थी, जेवीएम के साथ तो नहीं थी, जेवीएम तो विरोध में ही था। हाँ, जेवीएम के 6 विधायक टूट करके बीजेपी को पूर्ण स्थायित्व या पूर्ण मेजोरिटी दिला गए थे, वो एक अलग बात है। तो जेवीएम तो इस बार पहले से कम ही है, पिछली बार 8 सीटें जीती थी। गठबंधन को लेकर आपको क्या लगता है? जेएमएम और नेशनल कांग्रेस और आरजेडी क्या कुछ लग रहा है भारी पड़ेंगे? लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें तो ये दिख रहा है कि बराबर का मुकाबला चल रहा है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। अगर यही जो रुझान है यही अगर सीटों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी आराम से आजसू और अदर्स के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, एक कांटे की टक्कर जमशेदपुर पूर्वी सीट पर है, खुद सीएम रघुवर दास भी हैं वहां से, और जो भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए सरयू राय, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत हमने देखा आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए गए, लेकिन बीच बीच में इल्जाम ये लगे कि ये सरयू राय को जो खड़ा किया गया है ये कहीं ना कहीं भाजपा की एक चाल है। एक बार मेरे को दोबारा प्रश्न करेंगे? सरयू राय और रघुवर दास दोनों एक ही सीट से आमने सामने हैं सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है कि सरयू राय को पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्होंने बगावत की और उसके बाद बैकडोर से फिर से उन्हीं के, यानी कि एक तरह से कैंडिडेट वो भाजपा के ही है। देखिए, ये भाजपा की जो स्ट्रेटेजी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो उसके अंदर वो देखिए, आप दिल्ली के चुनाव देखे होंगे आपने, उन्होंने सारे काउंसलर्स की सीटें खत्म कर दी, वो क्योंकि वो पार्टी जो है, पार्टी नेशनल लेवल पे वो चाहते हैं कि भी कोई चेहरा जो है सिर्फ मोदी जी का चेहरा ही आगे आएगा और बाकी जो चेहरे हैं वो किसी को इंपॉर्टेंस नहीं है। मोदी जी के चेहरे के ऊपर और जो पार्टी का सिंबल है कमल, उसके ऊपर
उनको वोट मिलने चाहिए। ये एक तरह से बहुत बड़ी प्लानिंग है और जो जिसकी वहां पे छवि धूमिल होती है। देखिए, एक तो झारखंड के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार होती है उसका थोड़ा सा पलड़ा भारी होता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी सरकारी बेनिफिट्स मिल जाते हैं और हर तरह से उनके पास एक कन्वीनियंस होती है। लेकिन अगर हम झारखंड का देखें, वहां पे जेएमएम जो है थोड़ी फेवरेट पार्टी मानी जाती है और उसका थोड़ा पलड़ा जो है जितने भी सर्वे रिपोर्ट में भी आया है तो जेएमएम का जो है एक पॉजिटिव तरह से दिखाया गया और जो हेमंत सोरेन है उनको फेवरेट मुख्यमंत्री के रूप में नंबर 1 पोजीशन पे दिखाया गया है। और दूसरी बात जो मैं ये समझ रहा हूं कि जो वहां के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, देखिए वहां पे रोजगार आपने कितना दिया, अगर आपने सड़कें बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने या भारत की सरकार ने पूरे देश के अंदर एक ही काम करा है जो है हाईवे सड़कें बनाने का। वो जो हाईवे को कनेक्टिविटी करी है वो एक प्लानिंग है, लेकिन उसके अलावा अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कोई इतना बड़ा काम ना रोजगार के क्षेत्र में हुआ है, ना एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ है, ना हेल्थ के क्षेत्र में हुआ है। जो इनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे हेल्थ के लिए हैं जो उसका बेनिफिट जो है ग्राउंड लेवल पे कितना है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आप देखिए जो ट्राइबल्स हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए क्या किया गया है, उनकी एजुकेशन के लिए क्या किया गया है। ये वहां का जो क्षेत्रीय मुद्दा है, ट्राइबल्स के अंदर एक तरह से नाराजगी है बीजेपी के प्रति जो सर्वे के अंदर हमने देखा गया है। और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो उन्होंने जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो हम पहले भी कह चुके हैं उसी के ऊपर चर्चा होती है, जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं। अब देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नोटबंदी करी है, जीएसटी लाया, मैं समझता हूं जीएसटी से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आपका कारोबार सही है तो आप टैक्स दे सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ गई है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था आप देखिए पहले 4.5 क्या डाटा आता था, अब 2-2.5 जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि 2-2.5 के उसमें आ गई है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब जो आम नागरिक हैं, ये तीसरा चुनाव है लोकसभा की सरकार बनने के बाद, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड का चुनाव है। इसके अंदर जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कि इसके रिजल्ट उनको ये भी है कि आगे यहाँ की जनता की आम सोच क्या है, क्योंकि इसके बाद दिल्ली के चुनाव हैं जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान राहुल लाल भी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका रुख करेंगे। राहुल लाल साहब, देख रहे हैं हम रुझान कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और जिस तरह के सर्वे हमने देखे उसमें दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी पीछे और काफी हद तक पीछे है, लेकिन कॉन्फिडेंट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, वो कह रहे हैं रघुवर दास के 65 पार हैं। देखिए 65 पार के नारे से भारतीय जनता पार्टी चली थी और उस नारे से भी भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है और काफी पीछे होने के कई बड़े कारण हैं। जैसे जो प्रश्न अभी आपने सरयू राय से संबंधित पूछा जी, सरयू राय एक तरह से इनके सरयू राय के कारण भारतीय जनता पार्टी के पे मुख्यमंत्री रघुवर दास की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो एक स्थिति है ही। क्योंकि देखिए जो रघुवर दास है वो 1995 से अपने सीट से लगातार जीते चले जा रहे थे। ठीक है, वहां पे माना जाता है कि 86 जो 86 बस्तियां थी उसको उन्होंने काफी शानदार ढंग से उन्होंने डेवलप किया था उनको। लेकिन फिर भी अगर आज वो कभी हम लोग देख रहे हैं रुझानों वो आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, तो ये काफी आश्चर्यजनक आंकड़ा है। इसलिए आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि वहां पे उनको सरयू राय से चुनौती मिल रही है। ठीक है, लेकिन सरयू राय की स्थिति उतना ही नहीं है। सरयू राय के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज्यादा हुआ है। जो अभी हम लोग 35 के आंकड़े देख रहे हैं, अगर 2-3 चीजें भारतीय जनता पार्टी अगर ना करती तो आंकड़े काफी बेहतर चुनावी रणनीति की दृष्टि से जा सकता था। उसके कारण से पूरे राज्य में एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये छवि बन रही थी कि वो भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन खुद ही उनके एक बड़े कैबिनेट मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं। और चूंकि सरयू राय की छवि काफी साफ स्वच्छ छवि रही है उनकी, तो इस छवि के कारण से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ रहा है। एक तो पहली चीज तो ये है। ठीक है, दूसरा चीज देखिए मानना पड़ेगा कि जो आजसू है जिसकी सीटें अभी भी हम लोग देख रहे हैं 8 सीटों पे है वो, 8 सीटों पर जी। अगर इनके साथ ये देखिए 8 सीटों पे हैं, लगभग जो आजसू और भारतीय जनता पार्टी का जो तालमेल टूटा, वो तालमेल टूटने का कारण ये था कि आजसू जो है कि 19 सीटें मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें देने के लिए तैयार थी। 6 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही थी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 8 पे वो जीत गए। ठीक, 8 पे जीते तो नहीं, आगे चल रहा है, अभी रुझान का समय है ये। हाँ। लेकिन अब
नुकसान क्या हुआ है इसमें? नुकसान ये हुआ है कि आजसू में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विद्रोही लोग जो है कि इसमें आए हैं, और वो बड़े नाम भी हैं कई अलग अलग सीटों पे। झारखंड में देखिए जो वहाँ के विधानसभा सीट हैं वो बहुत ज्यादा बड़े जनसंख्या के क्षेत्र में बहुत बड़े नहीं है वो। वहाँ पे जीत हार का अंतर भी हम लोग लोकसभा सीटों में भी वहाँ पे कई बार जो है कि 9 सीटों पे, राजमहल लोकसभा सीट पे 9 सीटों से भी जो है कि हार जीत का अंतर हुआ था। तो ये अभी हम लोग विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर उनको ये मिला लेते पहले से तो इनके परिणाम अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो काफी और बेहतर होते हैं। ये बीजेपी के कुछ मिस्टेक्स हैं, और ये मिस्टेक्स को समझना है तो हम लोग अभी हरियाणा के चुनाव को समझ सकते हैं। हरियाणा में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परिणाम प्राप्त किया, अब उनको अभी कम से कम जो है कि 10 उनको बाहर से समर्थन लेना पड़ा, गठबंधन सरकार बनाना पड़ा, जबकि उनके खुद ही 16 विद्रोही जो है कि इलेक्शन जीतने में सफल रहे। अगर उन 16 विद्रोहियों को जोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या कहां पहुंच जा रही है? वो 50 के पार पहुंच जा रहे थे। बिल्कुल वही स्थिति ये रही। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि वो अगर एक राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ उसे क्षेत्रीय दलों के साथ भी एक बेहतरीन तालमेल उन्हें बना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी आप क्षेत्रीय और राष्ट्रीयता दोनों का एक शानदार पुट, उस बेहतरीन तालमेल उन्हें बना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी आप क्षेत्रीय और राष्ट्रीयता दोनों का एक शानदार पुट उसमें उत्पन्न हो पाता है। ठीक है, अनिल गर्ग के पास पहुंचूंगा। अनिल गर्ग साहब, कांग्रेस की क्या कुछ हालत है? जिन्होंने अपना सीएम को उम्मीदवार बनाया है गौरव वल्लभ को, वो कितने मकबूल हैं? क्योंकि हमने देखा जब कवर किया जा रहा था झारखंड का चुनाव तो लोग ज्यादा जानते नहीं थे गौरव वल्लभ को, बल्कि उनकी पहचान सिर्फ ट्रिलियन वाला जो एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें ट्रिलियन को सवाल पूछा था कि ट्रिलियन में कितनी जीरो होती है, सिर्फ उनकी यही पहचान बन के रह गई, या सर कांग्रेस को कुछ फायदा भी मिलेगा उनसे? देखिए, रघुवर दास जी के सामने जो चुनौती पेश करने का काम था वो तो शायद सरयू राय गौरव वल्लभ से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जो आपने भी पहचान की बात बताई, गोविंद जी की पहचान ये है कि वो मीडिया में उनके प्रवक्ता के नाते मीडिया में आते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम कोई झारखंड में उन्होंने किया है मेरे ध्यान में नहीं आता है। लेकिन ये ठीक है कि मीडिया में जो लोग आते हैं, हम लोग बैठे हैं, बाकी लोग आते हैं, तो उसमें थोड़ा चेहरा जाना पहचाना हो जाता है। लेकिन कोई बड़ी नीति कांग्रेस की वहाँ नहीं है, कोई बड़ा नाम वहाँ पे नहीं है, इसलिए कांग्रेस वहाँ पे जेएमएम के पीछे खड़ी है। आरजेडी भी वैसे तो जेएमएम के पीछे खड़ी है। अगर उस पार्टी को, उस गठबंधन को लीड कर रहा है वहाँ पे तो जेएमएम कर रहा है, और जेएमएम का एक स्थानीय पार्टी होने के कारण अपना एक आधार है, अपना एक स्थायित्व भी है। और इसीलिए आप भी देखिए गठबंधन में अभी भी वो लोग जो लीड कर रहे हैं उसमें भी जेएमएम ही उनको लीड कर रहा है। ये ठीक है कि कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बेहतर दिख रही है, आरजेडी जीरो से जितना भी आगे बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। लेकिन ये 4 जो प्रमुख धड़े वहाँ 4 जो बने हुए हैं, देखिए इस बार जेवीएम को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। यानी जो 4 धड़े बने हैं उसमें जेवीएम पिछड़ रही है, बाकी लोग अपनी अपनी जगह एक तरह से कायम ही हैं। ठीक है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो अभी तक के रुझान बता रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि बहुत खास जो है फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन हम देख रहे हैं राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, सोनिया गांधी को, और पी चिदम्बरम वाला मामला हमने देखा जब वो जेल से बाहर आते हैं वो किस तरह से हमलावर होते हैं। इतना कुछ कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, करने को दोनों पार्टियां एक मजबूत कैंडिडेट इनके पास नहीं था। आपने खुद इस बात को कहा कि इन्होंने एक प्रवक्ता को उतारा, कोई एक बड़ा चेहरा क्यों नहीं? मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस झारखंड में अब प्रमुख दल नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन झारखंड में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे खड़ी है। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग लड़ा था, आपको अगर ध्यान हो तो कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने जितना किया था उससे अब डबल जा रही है। यानी ये जो फायदा मिल रहा है कांग्रेस को अपने कारण नहीं मिल रहा है, वो फायदा मिल रहा है गठबंधन के कारण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण। तो ये उसको अच्छे से मालूम है। आप ये देखिए ना, सिर्फ झारखंड में कांग्रेस की बहुत सारी स्टेट्स में ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप बिहार की देख लीजिए, बिहार में वो आरजेडी के पीछे खड़ी होती है। आप अगर महाराष्ट्र की बात करें, वो बात तो बराबर करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिलाकर तो वहां पे एनसीपी उनको लीड कर रही है। और जहां पे वो आगे खड़े हैं वहां से भी पीछे जाने की बात करते हैं। कर्नाटक में वो जेडीएस के पीछे आगे खड़े हो गए, सामने लीड करते करते। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास अब अपने आप को बचाने का एक बड़ा सवाल है, इसलिए वो आगे पीछे की चिंता नहीं करते। वो सोचते किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर लिया जाए, अपने आप को सर्वाइव कर लिया जाए, आगे पीछे बड़ा छोटा की बात बाद में कर ली जाएगी। और शायद यही कारण है कि उन्होंने इस बार जो गोविंद वल्लभ को उतारा है, गोविंद वल्लभ जी को, वो इसलिए उतारा है कि अगर मान लो उनको कम भी वोट मिले तो सरयू राय रघुवर दास को एक बड़ी चुनौती पेश कर सके। और चुनौती कितनी रहती है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, क्योंकि जो इकलौता सर्वे अलग अलग सीएम के लिए आए थे उसमें रघुवर दास जी बहुत आगे खड़े थे, बाकी हेमंत सोरेन से या बाबूलाल मरांडी से वो बहुत आगे खड़े थे। इसलिए मुझे लगता है रघुवर दास जी कंफर्म पोजीशन में है, आराम से उनकी सरकार बन सकती है आजसू के साथ मिलकर और निर्दलीयों के साथ मिलकर। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी का रुख करूंगा।
सर, हम देख रहे हैं कि जो बड़े दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अजीम इत्तेहाद यानी कि गठबंधन हो, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या कुछ उनकी भूमिका है? क्या कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है? देखिए, जो अदर्स पार्टी हैं उनका भी जो रुझान है उसमें है कि सबकी बढ़त है। जैसे GSU के बारे में बताया, 8 सीटों में आगे चल रही हैं। तो देखिए, मैं ये वही बात कहता हूँ कि जो ये देश जो है इतना बड़ा है और पार्टी चलाने के लिए सबसे बड़ी बात है आपके पास एक तो बड़ी सशक्त लीडरशिप होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका जो है निस्वार्थ जो वर्कर नेटवर्क है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो और किसी पार्टी के पास नहीं है। वो इनका एक प्लस पॉइंट माना जाता है। और जो कांग्रेस है वो अभी खुद ही उनकी लीडरशिप में बड़ी सारी कमियां हैं, क्योंकि देखिए जो विपक्ष का रोल है जिस प्रकार से उनको निभाना चाहिए वो निभा नहीं पा रहे। इस वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि एक तो लीडरशिप में दिक्कत है। जब लीडरशिप में दिक्कत है और इंटरनल पार्टी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक दूसरे की खींचातानी चल रही है। इस प्रकार से जो उनकी जो माइनस पॉइंट है वो बीजेपी को प्लस हो जाता है, ये बड़ी बात है। लेकिन वहां पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो JMM, मैं समझता हूँ JMM का बड़ा रोल है कि JMM की एक ट्राइबल वोट जो है वो उनकी फेवर में है। वहाँ के जो क्षेत्रीय समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। और दूसरा जो वहाँ के जो CM है उनसे भी लोगों की काफ़ी मनमुटाव है, जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके या उनकी एरोगेंस को लेके या करप्शन चार्जेस को लेके, वो एक माइनस पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे। लेकिन जो एक राम मंदिर का मुद्दा है, मुझे लगता है जो हिंदू वोटर को रिझाने के लिए बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है बीजेपी को अगर कुछ प्लस पॉइंट के। ठीक है, लेकिन प्लस पॉइंट की बात कर रहे थे, राहुल लाल के पास मैं चलूंगा। राहुल लाल साहब, हमने देखा कि अपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, खासकर इकोनॉमी के तौर पर। जिस तरह से बेरोजगारी नहीं है और अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, क्या कह सकते हैं? जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र में कोशिश बहुत की थी, जी तोड़ कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। उसके बाद हमने हरियाणा भी देखा कि हरियाणा में भी बहुत जबरदस्ती करके सरकार बनाई गई। तो कह सकते हैं कि ये जो मुद्दे हैं जो अपोजिशन उठा रहा है, क्या उसकी वजह से नुकसान भाजपा को हो रहा है? नहीं, नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर हम लोग झारखंड का क्षेत्र देखते हैं तो झारखंड के क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र आता है कोल्हान का क्षेत्र। कोल्हान के क्षेत्र में चूंकि जो टाटा क्षेत्र जो है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है वो कोल्हान के क्षेत्र में ही स्थापित है। हम लोग अगर देखते हैं, चूंकि हम भारतीय मंदी जो की शुरुआत की जो राष्ट्रीय मीडिया में शुरू हुई वो होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के संदर्भ में अगस्त में मैं दैनिक जागरण के लिए एक आर्टिकल लिख रहा था, तो इस संदर्भ में मैं वहां पे गया भी था। ललितपुर के क्षेत्र में, आदित्यपुर वाला जो पूरा क्षेत्र है। देखिए, टाटा मोटर्स में कट कम हो रहे हैं, यानी एक तरह से उन्होंने कुछ दिनों की बंदी की वहां पे कि वो कुछ कभी एक सप्ताह का या कभी 2 दिन 4 दिन इस तरह से वो बंदी कर रहे थे। लेकिन जो ज्यादा नुकसान हो रहा था वो इससे हो रहा था कि जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स को जो सप्लाई कर रही हैं, जो सैकड़ों की संख्या में जो छोटी छोटी कंपनियां जो उनको सप्लाई कर रही थी, वहां पे काफी संख्या में ताला बंद हुआ है। तो इस कारण से उस पूरे क्षेत्र में जो एक इंडस्ट्रियल वाला जो एरिया है वहां पे बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई उसमें। तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्थिक मंदी सुस्ती जो भी है उसका प्रभाव झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हम लोग सीधे सीधे देख सकते हैं। वहाँ पे कई सारे एरिया है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वो क्षेत्र अंग्रेजों के जमाने से उसी समय से जो है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्षेत्र में रहा है वो। तो वहाँ पे इसके इफेक्ट हैं, इसको मुद्दा बनाया भी गया है। दूसरा चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी झारखंड के लिए गंभीर समस्या थी जी। गंभीर समस्या इस रूप में है कि टॉप 4 राज्य अगर देश में हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में जोड़ते हैं तो उसमें उस टॉप 4 राज्य में से यहाँ पे एक तरह से झारखंड भी शामिल है। नेशनल स्तर पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अगर आंकड़ों को देखते हैं तो नेशनल स्तर पे जो कि अभी जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि देश में कि 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी का दर 8.5% है नेशनल स्तर पे। लेकिन अगर हम लोग झारखंड पहुंच जाते हैं तो वही बेरोजगारी दर जो है वो 30% को क्रॉस कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे बेरोजगारी का मामला काफी बड़े स्तर पे। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 65 पार का नारा लगाया हुआ था तो उसके ऊपर जो जिन चीजों ने छिद्र किया है, जिस कारण से कि अभी हम लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 31 का जो है ग्राफ गिर रहा है। एक बार आपको बता दें कि जो 81 सीटों में से अभी तक 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा जो थोड़ा सा गिरा है। वो हम लोग देख रहे हैं कि जो जेएमएम गठबंधन है वो आगे पहुंच गया, 34 सीटों पर गठबंधन अब आगे हो गया है। हमने देखा था कि रघुवर सरकार जो थी, रघुवर दास जो थे, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा था कि हम
घर घर रघुवर का नारा उन्होंने दिया था और कई तरह की हुसूलियाबियां जो है उन्होंने गिनाई थी। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे।